चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा था बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के। अच्छा ठीक है, वो कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। ठीक, याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या किया इन्होंने इन्होंने एक एग्जाम्पल हमें दिया है, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ क्या एग्जाम्पल है। इधर देखो जरा, ये एग्जाम्पल है बच्चों। बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब ये सब क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, देखो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूँ। ठीक, हम बहुत सारी चीजें साथ साथ कवर कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाना भी आपको सिखा रहे हैं। देखिए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे बताओ। बेरियम क्लोराइड, अब बेरियम कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 2 में, याद है भाई? ग्रुप नंबर 2 में क्या आता है याद करो, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक, तो Ba का मतलब ही बेरियम होता है। ये जो Ba है इसका मतलब ही क्या होता है, बेरियम होता है। और ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी पढ़ाई है मैंने, 2, याद है ना? मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज। तो इसी तरीके से देखते, सेम ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, तो बेरियम की भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि बेरियम की वैलेंसी हो गई +2। और क्लोराइड देखो, बेरियम मैंने पता कर लिया, बेरियम आयन कितना होता है, +2, Ba+2। और क्लोराइड क्या होता है बताओ, Cl-। ठीक, तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो क्या आएगा बताओ, Ba, और 1 लिखा नहीं जाता है तो Cl2। ये लीजिए, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना आया, चेक कर लो आराम से, बताइए। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना आया स्टूडेंट्स, बताइए। हाँ, चेक कर लीजिए आराम से, चेक कर लीजिए आराम से। आ गया? हाँ, आ गया, यस यस यस। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको बनाना आ गया है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों आइए सोडियम सल्फेट भी बना लेते हैं। ये ना मतलब 2-3 चीजें एक साथ करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो लिख लेते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला, BaCl2। उसके बाद सोडियम सल्फेट बनाना आता है, बिल्कुल बनाना आता है। सोडियम तो सबको याद होगा +1 होता है, और सल्फेट भी याद होगा, SO4 2- होता है, याद है? तो ये 2 यहां आएगा और 1 इधर जाएगा, तो Na2SO4 बनेगा, याद आया? बताइए, Na2SO4 बनेगा, याद आया? बताओ, कर लोगे? तो सोडियम सल्फेट का भी फॉर्मूला आपका बन चुका है। कितना आएगा आंसर, Na2SO4। ठीक, इसके बाद अब देखिए बच्चों, बेरियम सल्फेट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और सल्फेट होता है SO4 2-। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे क्या बनेगा, BaSO4, खत्म। अरे भाई, प्लस का 2 माइनस का 2 एक जैसे नंबर होते हैं तो लिखो ही मत। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BaSO4 बन गया। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बन गया आपका कितना, BaSO4। ठीक, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो याद ही, NaCl। तो ये लीजिए, ये रिएक्शन हो गई आपकी कंप्लीट। देख लो, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या दिया, BaSO4 और साथ में NaCl। ठीक, अभी बैलेंसिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बट फिर भी अभी मैं आपको अलग से दिखा दूंगा इसको बैलेंस करके, परेशान ना हो। पहले बताओ, ये रिएक्शन लिखना आया? देख लो, रिएक्शन का मतलब है, हाँ, रिएक्शन एक्चुअल में रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला लिखना आया कि नहीं, ये चीज है ना। फॉर्मूले की प्रैक्टिस करा रहा था यार, और कुछ नहीं। अब देखो एक बात बताओ, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में बेरियम क्लोराइड कितना लिया है बताओ। ये बेरियम क्लोराइड कितना लिया है, 20.8 ग्राम। तो ये देखो, इसके नीचे लिख दो 20.8 ग्राम। ठीक, फिर मास ऑफ सोडियम सल्फेट लिया, सोडियम सल्फेट कितना लिया, Na2SO4 14.2 ग्राम। ठीक, ओके। तो बच्चों ये जब इन्होंने केमिकल रिएक्शन कराई, तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड होता है, याद रखना। बेरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। ठीक, तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड बन जाएगा कुछ, सॉलिड मतलब वो अंदर सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं है वो। ऐसे ही आपको सॉलिड सॉलिड सफेद कलर का कुछ दिखाई पड़ेगा, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक,
तो इस रिएक्शन में जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, तो व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट दिखाई पड़ेगा, और बेरियम सल्फेट इन्होंने चेक किया तो इनको कितना मिला, 23.3 ग्राम। ठीक, और सोडियम क्लोराइड कितना मिला इनको, 11.7 ग्राम। ठीक, सोडियम क्लोराइड कितना मिला, 11.7 ग्राम। अब बच्चों एक बात बताओ, ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं कि नहीं है, बताइए। ये दोनों रिएक्टेंट हैं कि नहीं है, बताओ। तो आपने क्या निकाला, मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकाल लिया, तो रिएक्टेंट का मास ऐड कर दो, 20.8 प्लस 14.2, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया भाई, ऐड तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे, बताओ, ऐड तो कर लोगे, नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐड नहीं कर पाते, देखे जरा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, 20.8 प्लस 14.2, ये देखो 20.8 और प्लस 14.2, तो यदि आप इसको ऐड करोगे 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा, 2 प्लस 1 3, 35.0 ग्राम, यानी कि 35 ग्राम। और अब प्रोडक्ट्स का मास, ये दोनों प्रोडक्ट हैं आपके, क्या क्या, बेरियम सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी बना है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है सॉलिड वो, और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं, है ना। तो इनको ऐड कर दीजिए, 23.3 प्लस 11.3 11.7 कर दो। ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है ना। ओके, तो कितना, 23.3 और दूसरा क्या है 11.7। ठीक, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 10 बन जाएगा, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 2 प्लस 1 3, 35.0 ग्राम, 35.0 ग्राम। तो बच्चों देख लो, क्या आपका प्रोडक्ट भी कितना बना, बताओ, 35 ग्राम, और रिएक्टेंट भी कितना है, बोलो, मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना है 35 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट भी कितना है 35 ग्राम। यस और नो, बोलिए फटाफट। यस सर। यस और नो, हाँ। तो इस तरीके से, तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो गया कि नहीं हो गया भाई, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का मास भी 35 ग्राम है और प्रोडक्ट भी कितना है 35 ग्राम है। ठीक, ये हो गया। अब एक बार आप तसल्ली से आराम से बच्चों, आप एक काम करिए, आप लोग तसल्ली से आराम से ये वाले पेज को देख लीजिए। ठीक, ये वाले पेज को आप आराम से एक बार देख लो, इसको आराम से देख लो क्या किया है, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, बोलिए। सर जैसे आपने Na2SO4 लिखा हुआ है, हाँ हाँ, उसमें 2 और 4 कट होगा? जी नहीं, नो, ये किसने ठीक है। सिखा दिया भाई, भूल गए ये हो क्या। जो CO2 में ऐसे करके काटते थे ना, उससे CO2 आता था, इसलिए पूछा। जी नहीं, ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ठीक, यहाँ पे देखिए, वो अलग था, वो तो आपके पास एलिमेंट्स थे ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अलग था आपका, ये जो कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, 4, ये हाँ। 2 इधर जाता था, ये इधर जाता था, तो C2O4, 2 1 जा 2 2 जा, वो अलग बात थी, CO2 आता था। अच्छा यहाँ पे ये पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जब बन अच्छा, जाएगा तो ठीक इसके है, नीचे जाएगा, ऐसे करके इसके नीचे बन जाएगा, ठीक है सर। और ब्रैकेट हटा देंगे फिर, तो 1 भी हटा देंगे, तो 2 से ये 4 थोड़ा कट जाएगा, 2 तो कटना होता तो 1 से कटता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो Na2SO4 आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, क्या मैं आगे बताऊं, जल्दी से बताइए। हाँ जी सर। आप ध्यान से सुनो, किसी किसी स्कूल, यस, किसी किसी स्कूल में क्या आएगा, वो लोग बोलेंगे आपसे कि ये बताओ केमिकल रिएक्शन क्यों बैलेंस करते हो, बाय। तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, यही वाले एग्जांपल से बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो जरा, सिंपल सी बात, देखो, एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, ध्यान देना जरा, एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, बहुत छोटी सी। हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यस सर, तो जब भी हाइड्रोजन लिखोगे तो H2 लिखोगे, और ऑक्सीजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यस सर, तो O2 लिखोगे। ठीक, और ये दोनों रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, और वाटर का फॉर्मूला सबको पता है, ये बन गया H2O, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम इसको बैलेंस करेंगे कैसे, इधर देखो जरा, सर मैं बताऊं? सुन लीजिए पहले ध्यान से, देखिए इधर हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, है ना। 2। तो जितने रिएक्टेंट साइड में किसी एलिमेंट के एटम होंगे, उतने ही प्रोडक्ट साइड में एटम होने चाहिए। सुन लो क्या बोला सर, चलो मैं एक टेबल बना देता हूँ, फिर समझ में आएगा, इधर देखो जरा,
ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड है, और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक, ध्यान से सुनिए। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। चलो सही है, लेकिन O का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है इधर रिएक्टेंट साइड में? 2, लेकिन 2 प्रोडक्ट साइड में O के नीचे कुछ नहीं 1 लिखा तो 1 माना जाता है। ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। ठीक, तो ऑक्सीजन के 1 एटम है। अब तो प्रॉब्लम हो गई, चेक कर लो, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितने उतने राइट हैंड साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने हाइड्रोजन के एटम है उतने ही प्रोडक्ट साइड में। लेकिन आपका ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है 2। तो हम क्या करते हैं, अब ध्यान से सुनना, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं हम यहाँ 2 लगा दें, तो यहाँ 2 लगा दें। जी नहीं, कभी मत करना। यहां आप अपने मन से 2 नहीं लगा सकते हो। अगर आप कोई नंबर लगाओगे तो वो कोफिशिएंट लगाओगे। क्या लगाओगे? कोफिशिएंट, जिसको हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। सुन लेना ध्यान से पहले, यहां आप अपने मन से 2 नहीं लगा सकते हो। आप क्या लगाओगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाओगे। और ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां लगता है? तो जवाब है इसके आगे लगेगा, ऐसे। तो जैसे ही इसके आगे 2 लगाया तुमने, कोई पूछेगा क्यों लगाया, तो उसको बोलना देखो भाई, इसका मतलब ये होता है कि 2 2 जा 4। अब 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 2 1 जा 2। अब ऑक्सीजन 2 हो गई कि नहीं होगी, बताओ उधर प्रोडक्ट साइड में, बोलो। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन प्रॉब्लम कर गया, क्यों? 4 हो 2 गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 2 जा 4। तो 4 हाइड्रोजन कहां पर है? प्रोडक्ट साइड में। तो अब प्रोडक्ट साइड में क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोजन। और लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में भी 4 करने के लिए यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा दिया। अब चेक कर लो, 2 2 जा 4। तो रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए आपके? 4। और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए आपके? 4। ठीक, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने? 2। और प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन कितने? 2। 2 और ये वाला 1 लिखा नहीं जाता। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन हो गई। क्या हो गई ये रिएक्शन? बैलेंस रिएक्शन। हाँ, ये हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब सुनो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो जवाब है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में किसी एलिमेंट के जितने एटम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड होंगे। चेक कर लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4 एटम। राइट हैंड साइड भी 2 2 जा हाइड्रोजन के 4 एटम। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड साफ साफ दिख रहा है 2 एटम। अच्छा, यहां कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। 1 इंटू 2 2। तो ऑक्सीजन के 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। कैसे? O के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1, और ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2। तो ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इस तरीके से आपके जितने एटम हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड है, और जितने एटम ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही राइट हैंड साइड है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है। अब बताओ मास किसकी वजह से होता है? एटम की वजह से ही तो मास होगा ना भाई। तो जितने एटम इधर उतने ही एटम उधर, तो जितना मास इधर उतने ही मास उधर। ये सुनो, बताओ, नहीं समझे भाई? जितना मास इधर आ रहा होगा रिएक्टेंट का, उतना ही तो प्रोडक्ट का आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि दो ही तरीके के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो जितने हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड कितने? 4, उतने ही राइट हैंड साइड है। और जितने ऑक्सीजन के एटम है लेफ्ट हैंड साइड उतने ही राइट हैंड साइड है। तो अब एग्जाम में सवाल सुनिए, क्या पूछेगा आपसे? आपसे बोलेगा केमिकल रिएक्शन को क्यों बैलेंस किया जाता है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो तो मैं इसका बताऊं, आंसर क्या है? हाँ बताइए। टू satisfy the law of conservation of mass। यस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए, है ना, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो जाए, उसको वैलिड करने के लिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सुना ध्यान से। तो छोटी मोटी बैलेंसिंग आप लोग को आनी चाहिए क्लास 10th में। जैसे कि कल की क्लास में हमने एक बैलेंसिंग करी थी, यदि आपको मतलब अगर आपको याद हो, एक रिएक्शन हमने कल करी थी कैल्शियम कार्बोनेट, कल की क्लास में, को हमने हाँ जी हीट सर। किया था।
और मैंने बताया था जब भी कार्बोनेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, तो कार्बन CO2 डाइऑक्साइड गैस तुम्हारी निकल निकल जाती गई है। थी। हाँ, और बचा क्या, ध्यान से सुनो, 1 कैल्शियम और 1 ऑक्सीजन, ठीक, CaO। CaO। अब आप चेक करो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कितने तरीके के एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान से चेक करो। ये 2, कैल्शियम है, नहीं, 3 3 3 3। ये कार्बन है दूसरा, कैल्शियम, कार्बन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, थोड़ा थोड़ा शांत रहिए, और लोग भी रिकॉर्डिंग थोड़ा देखेंगे ना, कि परेशान ना हो जाए बेचारे, डर ना जाए देखो, कंफ्यूज ना हो जाए बेचारे। इधर देखो जरा, कैल्शियम। अब देखो रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, 1, ठीक। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम के कितने एटम है बताओ, 1 है ना, देखो 1, और इधर से 1, ठीक। तो कैल्शियम के 1 दोनों तरफ। अब कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, सी के नीचे, तो 1 मानना पड़ेगा। तो कार्बन के नीचे 1, यहां पे देखो कार्बन के नीचे 1, यहां पे देखो कार्बन के नीचे 1, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन के नीचे 3, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन का, हाँ आप ध्यान देना बच्चों, ध्यान से देखिए, ये उसमें प्लस ऑक्सीजन वाला का आएगा। 2, हाँ, और यहाँ पे 1, यस, 2 + 1 कितना हो गया, 3। बार बार बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो, गड़बड़ मत करिएगा, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ाया है। 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर है और 1 यहाँ, 2 + 1 3, तो सब कुछ बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा। अब चेक कर लो, कैल्शियम का 1 1, कार्बन के 1 1, और ऑक्सीजन के 3 3। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहीं नहीं लगाना है। अब आज आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उसकी हालत देखिए जरा। आज आपने एक रिएक्शन पढ़ी है, अच्छा एक चीज और याद रखना, कि अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं लगा है, आगे चल के मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1, ठीक। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। अब आज एक रिएक्शन अभी अभी मैंने आपको बताई थी, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया था किसके साथ, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना के मैंने दिखाया था, BaCl2 प्लस, इसकी रिएक्शन हुई थी किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4 के साथ, ठीक। तो प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिला था, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, और साथ में सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ देखो Na के नीचे 2 लगा हुआ है, तो सोडियम 2 है, तो सोडियम को 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, ठीक। भाई 2 भाई Na के नीचे 1, 2 * 2 सोडियम, और क्लोरीन के नीचे 1, 2 क्लोरीन। यहाँ पे देखो BaCl2 2 क्लोरीन था, उधर भी 2 क्लोरीन, Na2 सोडियम था, इधर भी 2 सोडियम हो गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, यहां पर एक SO4 है, और यहां पर भी एक ही SO4 है, तो सल्फेट भी बैलेंस है। कुछ लोग ज्यादा डिटेल में सोचना चाहते हो तो ध्यान से सुन लो, एक सल्फर का एटम है तो एक सल्फर का एटम है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस तो है। 1 बेरियम है तो 1 बेरियम है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, चेक कर लो, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक। देख लो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। नाउ रिएक्टेंट साइड कितने तरीके के एलिमेंट है, एक तो बेरियम है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा आपका सोडियम है, नेक्स्ट आपका S का मतलब सल्फर है, एंड नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। तो टोटल कितने तरीके के एलिमेंट है, 5। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए स्टूडेंट्स, बेरियम लेफ्ट हैंड साइड कितने, Ba के नीचे 1 लिखा है, तो 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड में बेरियम, Ba का मतलब बेरियम के नीचे 1 लिखा है, तो 1 एटम, ठीक। रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है, Cl के नीचे 2, तो 2 एटम, ठीक। यहां पर अब ध्यान दो, राइट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, और 2 × 1 2, 2 1 2 होता है। तो क्लोरीन के कितने एटम हो गए, प्रोडक्ट साइड में 2 हो गए। सोडियम कितने इधर 2 है,
तो प्रोडक्ट साइड भी सोडियम कितने, अब यहां कुछ नहीं तो 1 मानोगे और 2 1 2 कर दोगे, तो प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम के कितने एटम है, 2। उसके बाद रिएक्टेंट साइड में सल्फर कितने, 1, और प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर कितने, 1। ठीक, तो यहां से हो गया आपके पास 1 और 1। अब रिएक्टेंट साइड में सल्फर ऑक्सीजन कितने, O के नीचे 4 लिखा है, 4, और प्रोडक्ट साइड में भी O के नीचे 4। चेक कर लो, हर एक एलिमेंट के जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड हैं रिएक्टेंट साइड में, उतने ही प्रोडक्ट साइड में, यानी कि रिएक्शन बैलेंस है। और यदि रिएक्शन बैलेंस है तो हमने बैलेंस क्यों किया, तो जवाब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करने के लिए हमने रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। ठीक, अच्छा, अब ये हो गया, तो बस ये एक छोटी मोटी ऐसी बात थी, मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको एक सवाल बना के दे रहा हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा है ना, वो देखिए जरा। तो देखो, चलो मैं ही सवाल बना देता हूं, है ना। वेरियम क्लोराइड लिया उसने, प्लस सोडियम सल्फेट लिया उसने, ठीक, गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक, और प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बैलेंस वैलेंस भाई देखो, चलो मैंने अभी करके दिखाया था, तो बैलेंस मैं आपके लिए कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लो बैलेंस हो गई। ठीक, बैलेंसिंग वगैरह नहीं, वो इंग्लिश में नाम लिखेगा एग्जाम में, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, वो इंग्लिश में नाम लिख के आपसे पूछेगा कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, और ऐसा है ना, मतलब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट एंड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। फिर वो आपको मास दे देगा, जैसे कि मैं आपको सवाल बना देता हूं। देखो, बेरियम क्लोराइड बच्चों उसने दे दिया आपको एग्जाम में कितना, 20.8 मान लो, है ना, कितना दे दिया, 20.8 ग्राम। ठीक, सोडियम सल्फेट दे दिया कितना, 14.2 ग्राम। ठीक, बेरियम सल्फेट दे दिया उसने आपको 23.3 ग्राम। ठीक, और आपसे पूछा कितना सोडियम क्लोराइड बनेगा, समझ गए सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जितना दिया है प्लस, समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बस ये जितना दिया दोनों को ऐड कर दिया और इक्वेट कर दिया इसको इन दोनों के सम के इक्वल, 23.3 और प्लस NaCl का मास कुछ नहीं दिया तो x मान लो, तो x की वैल्यू निकाल लो। तो NaCl का मास कितना माना, x ग्राम, ये आया 35 माइनस 23.3। सुनिए ध्यान से सभी बच्चे, ये इक्वेशन लिखना आया कि नहीं आया, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है बताओ, मास ऑफ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, और राइट हैंड साइड क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है आपका, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, बस अब कर लो सॉल्व, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 प्लस, देखो जिनको नहीं आता एडिशन वो लोग देखें, 20.8 लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 14.2 को, इस तरीके से 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, 4 प्लस 1 5, यहाँ डेसिमल 3 प्लस 1 5, 35 आ गया ये भाई, 35 लिखो या 35.0 लिखो, बात क्या है, सेम है। फिर इक्वल टू लगाए तो इक्वल टू लगा दिया, यहां पर क्या हो जाएगा 23.3 और प्लस x। अब 23.3 को इधर आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 35.0 और माइनस, ये इधर आएगा तो भाई इसके आगे प्लस, इधर आगे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 23.3 इज इक्वल्स टू में x बचेगा, अब माइनस कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, तो x कितना आ जाएगा 35.0 में से हमें क्या माइनस करना है 23.3।
10 माइनस 3 7 और डेसिमल के नीचे डेसिमल और 11.7 यहाँ 1 और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 1.7 सॉरी कुछ गलती हो गई शायद यस 3 माइनस 2 1 11.7 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11.7 ग्राम्स में आएगी क्योंकि सब कुछ ग्राम में दिया हुआ था। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देगा ठीक। NaCl का मास आपसे पूछ लिया इसी तरीके से आप समझ सकते हो क्या पता NaCl का मास दे दिया होता है इसका गायब कर देगा किसी भी एक का गायब कर देगा उसको x मान लो बस नहीं समझे क्या पता इन दोनों का दे दिया होता है इसका गायब कर देता तो इसको x मान लो दिस प्लस x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस समझ गए कुछ नहीं करना मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट करना है कर लोगे बताओ ठीक बोलो कर लोगे ठीक। अब देखिए अब आपको ऐसा ही एक सवाल उसने दिया देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों उसने आपको क्वेश्चन दिया इस क्वेश्चन को देखिए ये देखिए ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन देखिए है ना ये क्वेश्चन उसने आपको दिया ठीक। अब जो जो कह रहा है करते जाओ और अच्छा एक चीज और है क्या कि भाई देखो हर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप क्लास 9th में पढ़ लो ऐसा जरूरी नहीं है कुछ 10th में पढ़ोगे कुछ 11th में पढ़ोगे कुछ 12th में पढ़ोगे ठीक। तो कभी कभी अगर आपको 9th क्लास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो बेसिक तो आना चाहिए अब बड़े बड़े जैसे कोई फॉर्मूले हैं तो इग्नोर करो 10th में सिखाएंगे फिर 11th में सिखाया जाएगा परेशान ना हो ठीक। जैसे कि इस सवाल को देखो आपको तो अपना क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए भी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड टू फॉर्म सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ना। देखो तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद जो जो कहता जा रहा है भाई करते जाओ। उसने कहा सोडियम कार्बोनेट ले लो मैंने कहा ठीक तो मैंने लिया क्या सोडियम कार्बोनेट ठीक। रिएक्ट्स किसके साथ कराना है एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट्स विद एथेनोइक एसिड तो आप लिख दो एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करता है एथेनोइक। अभी देखो फॉर्मूला नहीं पता ना आपको एथेनिक एसिड का तभी मैं पूरा पूरा नाम लिख दे रहा हूं आप भी एग्जाम में पूरा सर पूरा मेरे नाम को लिख पता देना है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है अच्छी बात है ठीक। अब देखिए अभी क्योंकि हमारा फोकस है सवाल करने पे टू फॉर्म का मतलब बन जाता है क्या बन जाता है सोडियम एथेनोएट सोडियम एथेनोएट बन जाता है और क्या बनता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हमने यहाँ प्लस और क्या बनता है यहाँ वाटर बन जाता है 9। अब जो जो बोल रहा है अब हम लिखते जाएंगे 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट कितना है 5.3 ग्राम रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड ठीक। तो एथेनोइक एसिड कितना है हमारा 6 ग्राम ठीक। फिर हमें क्या क्या मिल रहा है चेक कर लो टू फॉर्म का मतलब बन जाता है क्या बन जाता है 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट बन जाता है। तो ये सोडियम एथेनोएट कितना बनता है 8.2 ग्राम ठीक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी कितना बनता है 0.9 ग्राम पानी बनता है। क्या प्रूफ करना है प्रूव दैट या शो दैट दिस डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम क्या निकालेंगे टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट निकाल लेंगे पहले टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स निकाल लेंगे ठीक। अब देखो रिएक्टेंट में कौन कौन है बताओ सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड तो सोडियम कार्बोनेट का मास प्लस एथेनोइक एसिड का मास यानी कि 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम तो आंसर कितना आ जाएगा 5.3 प्लस 6 कितना होता है कुछ लोग नहीं ऐड कर पाते हैं वो लोग देखें 11.3। नहीं कुछ लोग ऐड नहीं कर पाते हैं तो वो लोग देखिए जरा जो लोग ऐड नहीं कर पाते हैं इधर देखेंगे जरा क्या करेंगे कैसे एडिशन करेंगे डेसिमल वाले 5.3 को 5.3 ही लिखेंगे और 6 को क्या लिखोगे 6.0
पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और ऐड कर देंगे। 3 + 0 3 और 5 + 6 11। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 11.3 ग्राम। तो ये हो गया टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हम प्रोडक्ट का टोटल मास निकालेंगे। ठीक, तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, सोडियम एथेनोएट है कितना 8.2 ग्राम, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है कितना 2.2 ग्राम, प्लस वाटर कितना है 0.9 ग्राम। ठीक, सर हो गया। अब एडिशन देखिए 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, 9 + 2 11 और 11 + 2 13 बन जाएगा। 8 + 1 9 + 2 11, तो 11 आ जाएगा और पीछे मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो यहां से मास ऑफ द प्रोडक्ट भी कितना आ गया 11.3 ग्राम। ठीक, तो इस तरीके से फाइनली आप एक स्टेटमेंट लिखोगे क्या, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड। जितना मास रिएक्टेंट का आ रहा है 11.3 ग्राम उतना ही प्रोडक्ट साइड का आ रहा है। ठीक, ये चीज है। ओके, अब इसमें आपको फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ना, फिर भी मैं आपको बताने के लिए बता देता हूं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, मतलब ये तो आपको आना चाहिए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया भी है। ठीक, याद है कैसे, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, कार्बोनेट होता है CO3 2-, इसका 2 इसके नीचे आएगा तो Na2 और CO3 के नीचे होल 1 लग जाएगा, और 1 तो लिखा नहीं जाता है तो बनेगा Na2CO3 बस, और ब्रैकेट भी हटा देंगे तो सोडियम कार्बोनेट। एथेनोइक एसिड आपका एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा, जो विनेगर में मिलता है। एथेनोइक एसिड कोई नई चीज नहीं है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक, CH3COOH। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सोडियम एथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको पता है CO2 होता है, वाटर आपका H2O होता है, और सोडियम एथेनोएट होता है आपका CH3COONA, है ना। तो बहरहाल ये सब हम लोग क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला बनाना आना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप इग्नोर कर सकते हो, करना हो तो हम लोग क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही है। आपको अभी सवाल करना आना चाहिए था जो कि आपको आता था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट लिया उसने, अब वैसे तो आपको फॉर्मूला पता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, कई बार बता दिया मैंने आपको। साथ ही साथ मैं आपके फॉर्मूला की भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना। देखो भाई, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज और कार्बोनेट होता है आपका CO3 2-। अब तो पता है +2 से -2 कट जाएगा, यहीं पे खत्म कर दो, क्या दिक्कत है, सीधे फॉर्मूला बना दीजिए, है ना। तो सीधे फॉर्मूला आपका क्या आ गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और तो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया और इसको हीट किया, और हीटिंग करने पर आपको क्या क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो यहां से आपको मिला बच्चों कैल्शियम, है ना, कैल्शियम
ऑक्साइड और साथ में मिला आपको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO होता है, पता है, फिर भी सुन लो ध्यान से। कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज, O के ऊपर 2 माइनस, 2 से 2 कट गया, फिर से फॉर्मूला आ गया CaO। सर ठीक। हो गया क्वेश्चन। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CaCO3 on the heating gives कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया इन्होंने, 10 ग्राम। इसको हीट कर दिया, इज डिकम्पोज कंप्लीटली। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। उसने क्या बोला, डिकम्पोज कंप्लीटली, मतलब ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाता है, मतलब हीटिंग करने पर ब्रेक हो जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और खत्म होके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे देन 5.6 ग्राम ऑफ, भाई जब ये पूरा खत्म होगा तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे, क्योंकि ये पूरा मास कहां चला गया, यहां और यहां। ठीक। देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग का कितना बनता है यहाँ, 5.6 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पता, और यही पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मास को x मान लीजिए, जो कि आपको निकालना है। अब लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, 10 ग्राम। भाई एक ही तो रिएक्टेंट है, उसका टोटल मास 10 ग्राम इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या क्या है, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला इधर आएगा, सर 4 तो क्या हो 4.4 जाएगा, ग्राम। 10 माइनस 5.6 इज इक्वल्स टू में x। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 माइनस 5.6। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 5.6 माइनस करेंगे। और माइनस जिनको नहीं करना आता है, देखें 10 को 10.0 लिखो, फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट कॉपी करेंगे ऐसे, और यहाँ 5 और यहाँ 6 और माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 4 होता है, यहाँ से 1 गया होगा तो 10 की जगह 9 बचेगा, 9 माइनस 5 4, तो 4.4 ग्राम। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू आई कितनी आ गई, 4.4 ग्राम। यानी कि इस केमिकल रिएक्शन में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 5.6 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, और बचा हुआ 4.4 ग्राम क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, 4.4 ग्राम। ठीक, ये चीज हो गई। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, एक नया लॉ स्टार्ट होने जा रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, अब ये क्या होता है, पता है इसमें आप क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पता है आप क्या कर सकते हो, पता है, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। लेकिन आपकी मर्जी है, मर्जी का मतलब ये है कि अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले यहां पे देखिए जरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को किसने दिया था, प्राउस्ट ने 1779 में। ये भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में किसने बताया था, इसको किसने प्रपोज किया था, कौन से साइंटिस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बेवजह फालतू में तुम्हें परेशान करने के लिए दे सकते हैं। अब आगे सुनो, इन्होंने क्या बोला, ये देखिए, देखिए इन्होंने क्या बोला, मैं आपको बताता हूं। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये क्या बात हो गई भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, मतलब आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा तो दो तीन बातें उसने बोली, दो बातें बोली, क्या, कि कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लो। तो चलो मैं एक केमिकल कंपाउंड ले लूं, दो तीन ले रहा हूं। देखो, एक लिया मैंने वाटर, ये भी तो केमिकल कंपाउंड है, H2O। एक लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, एक लिया मैंने अमोनिया। मैंने आपको क्लास में एक बात पढ़ाई और याद करने के लिए भी बोला है, मैंने तुम्हें बोला है कि अगर कभी भी अमोनिया आ जाए तो वो अमोनिया गैस होती है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH3। ठीक, और एक मैंने तुम्हें बताया अमोनियम आयन। NH4।
अमोनियम आयन जब भी आ जाएगा तो NH4 प्लस होता है वो, ये आयन है और ये मॉलिक्यूल है। अमोनिया गैस अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो NH3 होता है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन अमोनियम आयन कुछ और है। ये रहा अमोनियम आयन, वो कैटायन है, एक तरीके का पॉजिटिव आयन है, पॉली एटॉमिक कैटायन है। पॉली एटॉमिक कैटायन है, नाइट्रोजन के एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर बना है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अमोनियम आयन है। तो दोनों बातों में अंतर है, सबसे पहले तो यही ध्यान करना है और यही याद करना है। अब सुनो, अब मैंने यहां 3 कंपाउंड लिए हुए, ध्यान से समझना। अब मैंने आपके सामने यहां 3 कंपाउंड्स लिए हुए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा क्या है, अमोनिया। तो उसने क्या बोला, पढ़ो। उसने बोला कि केमिकल कंपाउंड कोई भी होगा आपका, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। सही बात तो है, ठीक है। मतलब जो भी कोई केमिकल कंपाउंड बनेगा वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बनेगा। सही तो कह रहा है यार, बात समझो। पानी कभी भी बनेगा, ये देखो, ये वाटर है तुम्हारा। अब पूरे यूनिवर्स में वाटर कहीं पर भी बनेगा तो केवल 2 ही एलिमेंट से बनेगा। पहले एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। बताओ, ऐसा तो नहीं ना कि वाटर क्लोरीन और हाइड्रोजन से बन जाएगा, बताओ, ऐसा तो नहीं है। जब भी वाटर बनेगा तो वाटर 2 ही एलिमेंट से बनेगा। उन एलिमेंट्स के नाम क्या है बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसा तो नहीं है ना कि वाटर क्लोरीन से बन जाएगा, वाटर फ्लोरीन से बन जाएगा, वाटर ब्रोमीन से, ऐसा तो नहीं है। इसी तरीके से अगर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो भी 2 ही एलिमेंट से बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक। कभी भी अमोनिया बनेगा तो हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से ही बनेगा। बात समझिए जरा। ऐसा नहीं कि अमोनिया आज तो नाइट्रोजन से बन जा रहा है और कल मैग्नीशियम से बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी कंबाइन करेंगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल देंगे, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। अब सुनिएगा जरा इंपॉर्टेंट बात, तो एक बात तो इसकी आपको समझ में आ गई होगी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा, सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर आपको अमोनिया यहां मिला है और यूनिवर्स में कहीं और किसी दूसरे प्लेनेट पे अमोनिया गैस मिली मान लो, तो वो अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही तो बनी होगी भाई, कोई नई अमोनिया तो होगी नहीं वो। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड बने वो सेम टाइप के एलिमेंट से बनता है, वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी मिले, वो यूनिवर्स में कहीं पर भी मिले, पहली बात। तो यहां तक बात समझ में आई, यहां टुगेदर तक पढ़ो जरा पूरा। केमिकल कंपाउंड, ये रहे केमिकल कंपाउंड आपके, ये वाला ये वाला ये वाला एग्जांपल है, ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। चेक कर लो, वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से, और अमोनिया हमेशा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही बना होगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए हाँ बताइए। जी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आगे जो बात लिखी भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत ध्यान से सीखना भी है, यही तो सीखना है। आगे बात लिखी है टुगेदर के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं और है भी थोड़ा डिफिकल्ट। आगे उसने लिखा इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब ये उसने किसके लिए लिखा हुआ है, जो आगे बात उसने लिखी है इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ये लिखा है फॉर द एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए लिखा है, फॉर द एलिमेंट्स के लिए। कौन से एलिमेंट, जिन एलिमेंट से वो मिलके बना हुआ है। मतलब समझो, मतलब समझो, जैसे कि वाटर आपका 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, कौन कौन, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। देखिए भाई, जब कोई व्यक्ति खाना बनाता है, जो प्रोफेशनल कुक्स होते हैं, मान लो कोई प्रोफेशनल कुक है, वो चाय बना रहा है या आप कोई सब्जी बढ़िया सी बना रहा है, वो शाही पनीर बना रहा है, तो भाई उसके जो इंग्रेडिएंट रहते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं ना। मतलब समझो, वो कहता है ना कि 2 चम्मच चीनी लेनी है और 2 ग्लास दूध लेना है, या ऐसा कुछ। ऐसा तो है नहीं कि आज वो 2 चम्मच चीनी डालेगा और कल 20 चम्मच चीनी डाल देगा, ऐसा तो है नहीं। तो वही चीज है क्या, कि ये जो एलिमेंट जब कंबाइन करेंगे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई ऐसे ही नहीं कंबाइन हो जाएंगे आपके और मेरे कहने से, ना 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 ना, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे। मतलब सर अभी समझाएंगे, रुक जाओ।
एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे या फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन, मतलब समझो, मतलब तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मोटी मोटी बात यह है कि अगर हाइड्रोजन के 2 चम्मच लग रहे हैं, ऐसे समझो यार, समझने के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है, 2 चम्मच हाइड्रोजन लग रहा है अगर, तो उसके साथ 4 चम्मच ऑक्सीजन लग रहा है, ऐसे समझो। एक रूल होगा जिसको वो फॉलो करेंगे। चलो जल्दी से वो रूल मैं आपको पढ़ाना ही शुरू कर देता हूं, ध्यान सुनो। कोई भी कंपाउंड बनेगा, एक तो भैया उसके एलिमेंट फिक्स रहेंगे पक्का, और जो एलिमेंट फिक्स रहेंगे वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे और मेरे कहने से रिएक्ट कर देंगे। पता लगा तुमने बोला 50 किलोग्राम हाइड्रोजन ले लो और 20 किलोग्राम ऑक्सीजन ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो सर क्या होता है, हाइड्रोजन का कुछ फिक्स मास होगा, वो ऑक्सीजन के कुछ फिक्स मास से कंबाइन होके ही वाटर आपको देगा। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता भाई, नेचर में कुछ रूल्स है। आइए अब मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब यही तो सीखना है तुम्हें इस टॉपिक में। कैसे कंबाइन होंगे ये एलिमेंट, ऐसे कंबाइन होंगे। कैसे, ऐसे, ऐसे मतलब इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास में। अब ये सीखने वाली बात है। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका मतलब क्या, इन द सेम proportion by mass। और आगे अपनी जानकारी के लिए लिख लीजिए कि आप पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। सो एलिमेंट्स विल कंबाइन, ऐसे लिख लो। और टॉपिक बताओ कौन सा चल रहा है, टॉपिक चल रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। टॉपिक कौन सा चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, आप मेरे स्टाइल से चलो, पता है क्या, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिख लो और उसको बैलेंस कर लो, क्योंकि छोटे मोटे सवाल ही आएंगे, क्लास 9 में हो, छोटे मोटे सवाल ही आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, पहले केमिकल, मतलब मैं तो सारे सवाल कर लूंगा, लेकिन अभी आपको बड़े बड़े सवाल नहीं आएंगे, परेशान मत हो। छोटे छोटे जो आएंगे मैं बता रहा हूं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों वाटर का। तो वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से, और तुम्हें मैंने पढ़ाया है हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला H2 होता है। ये हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक, ओके। नाउ अब ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। भाई ये तुम्हें पता होगा, मुझे नहीं, तुम्हें पता होगा, कई दिनों से मैंने बताया है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपने लिखा। फिर आपको ये बात पक्का पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से वाटर बनता है, और वाटर का मॉलिक्यूल भी तुम्हें याद है, तुम्हें ही याद होना चाहिए, ठीक। तो ये लो, ये पहला स्टेप। क्या करोगे बताओ, केमिकल रिएक्शन लिख लो। दूसरा स्टेप बैलेंस कर लो। पहला स्टेप क्या किया, केमिकल रिएक्शन लिखो। दूसरा स्टेप क्या करोगे, बैलेंस कर लो। और अभी अभी इस रिएक्शन को आज की क्लास में मैंने तुम्हें बैलेंस करना सिखाया है, चेक कर लो। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, समझ गए होगे, यहाँ 1 है ना, तो 2 1 जा 2, हाइड्रोजन 2 2 द 4 एटम हो गए, तो यहाँ 2 लगा दो। बताओ किसको बैलेंस करना नहीं आया, चेक कर लो, किसको आ बैलेंस गया करना सर। नहीं आया। आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना आता था, यस सर, आता है सर, ठीक, निकाल दो, निकाल दो, क्या दिक्कत है, मॉलिक्यूलर मास तो तुम निकाल के आए हो। ध्यान सुनो बच्चों, अब देखो, देखो, समझो जरा ध्यान से, देखो। अब मैं आपके सामने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहा हूं। तुम सब बच्चों को पता है कितने एटम है, 2, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता था, 1U, याद आया। तो 2 एटम का मास 2 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 2U। सही है, बोलो, सही है। यस सर। उसके बाद हाँ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास तुम लोग को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए भाई, मैं क्या करूं, मैंने पूरा प्रैक्टिस कराया है। ऑक्सीजन के 2 एटम है इसके मॉलिक्यूल में, और एक एटम का मास कितना होता था, 16U, याद आया, भूल गए हो लग रहा है। 1H1 तो ऊपर वाला मास होता याद है था। सर, याद है। और
ऑक्सीजन में नीचे 8 ऊपर 16, तो ऊपर वाला मास होता था 2 × 16 करोगे 32 यू आएगा। ठीक, अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, पता है क्या, देखो अब थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, पहले आराम से समझ लो, रुक जाओ। एक बात बहुत जरूरी बतानी पड़ने वाली है, मतलब बताना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो समझ ही नहीं पाओगे यार तुम। ठीक, समझो। पता है बच्चों, जब कोई रिएक्शन लिखी होती, पहले तो आप ये समझो जरा कि 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सुना क्या बोला मैंने? जब भी आज के बाद मैं बोलूंगा ये बताओ जरा 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो तुम बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, तो घबराना मत, 6.023 भी हो सकता है। ठीक है, इंटू 10⁻23। तो यहाँ 2 हो 2 3 हो, सब सेम बात है। बताइए 1 मोल में पार्टिकल याद हो गए? पहले तो भैया याद कर लो जल्दी से। हो गया सर। याद हो गया? जल्दी से याद करना। हाँ जी। याद हो गया। अब सुनो, केमिस्ट्री में पार्टिकल 3 तरीके के होते हैं। अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे, रुक जाओ, पहले बेसिक क्लियर तुम्हें कुछ ना कुछ करने पड़ेंगे यहाँ। केमिस्ट्री में पार्टिकल 3 तरीके के होते हैं, जो होते तो यार बहुत तरीके के हैं, जिसका तुम्हें काम है वो मैं बता रहा हूं। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक, एटम्स, दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स, एंड तीसरे टाइप के क्या होते हैं बताइए, बोलिए। आयंस। ठीक, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक, तो पार्टिकल तुम्हारे 3 तरीके के होते हैं। ठीक, अब सुनो, पता है बच्चों, जब कहीं पर देखो, अगर मैंने केवल ऐसे लिख दिया, ठीक, तो इसके ये पहले बताओ, ऑक्सीजन का एटम है या मॉलिक्यूल है? बोलो। एटम है, एटम। एटम है। तो पता है इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा, तो 1 लिखा जाता है। कितना? 1। तो ये क्या हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन मत लिखना, ऑक्सीजन एटम्स लिखना। क्या लिखोगे बताओ? समझे? 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। समझ जाना, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर ओनली ओ लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ओ के आगे कोई नंबर नहीं, तो 1.o, 1.o का मतलब 1 × o, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन के एटम है। मतलब 1 मोल में कितने होते हैं? इतने। यानी कि कितने एटम है ऑक्सीजन के? 6.022 इंटू 10। 6.022 into हाँ 10⁻23। हाँ, इतने एटम है। एटम है भैया, ध्यान से सुन लो, एटम है। पता है बच्चे क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई, मुझे भी पता है, आपको भी पता है भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूं कि अगर कहीं पर ओ लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट में। ये सब किसके लिए बताया जा रहा है? आगे चल के और भी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी जरूरत है ना, इसलिए बता रहा हूं। मोल कॉन्सेप्ट में ये सब बातें आएंगी दोबारा, लेकिन अभी आप पहले पढ़ना सीख लो। ठीक, एक कंटेनर बना लो ऐसे ही अपने समझने के लिए। एक बेवजह की थ्योरी है भाई, मान लो, तुम्हारा मानने में क्या जा रहा है भाई? ये लो, एक कंटेनर है, और जैसे ही मैंने तुम्हें ऐसा लिख के दिया बुक में ओ, तुमने मेरे को पूछा सर ये बताओ मोल कॉन्सेप्ट में पूछ रहे हो या नॉर्मल? मैंने कहा हाँ मोल कॉन्सेप्ट में पूछ रहा हूं। अगर नॉर्मली पूछता तब तो तुम बोलते कि ऑक्सीजन का 1 एटम लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछता तब तो तुम बोलते सर ऑक्सीजन का 1 एटम है। मैंने कहा नहीं नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में बताओ क्या लिखा है। तो तुमने बोला अच्छा सर रुकिए बताते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है? 1, तो इसका मतलब 1 मोल। अगर, अब तो तुम समझदार हो, अगर मैं यहाँ 2 लिख के दे दूंगा तो कितने मोल ऑक्सीजन का एटम? 2 2 मोल। समझ moles गए? 2 moles। समझ गए हो? समझ गए होगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं लिखा, तो तुम 1 मानो। मैंने कहा यार इसका मतलब समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है। तो कहोगे देखो सर आप ये सोचो कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में ऑक्सीजन के बहुत सारे एटम्स हैं। पता है बच्चे तुरंत बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। भाई मुझे भी पता है यार, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं बताऊंगा क्या? हुँ? तो अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन के एटम के बारे में बात किया है ऐसे लिख के, तुरंत तुम मेरे से बोलना देखो सर एक कंटेनर सोचो। मैंने कहा ठीक, और इसमें बहुत सारे डॉट 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 सोचो। मैंने कहा अच्छा। हर एक डॉट किसको दिखा रहा है? ओ एटम को, ऑक्सीजन के एटम को। समझे? हर एक डॉट किसको दिखा रहा है? ओ एटम को।
तो मैंने कहा अच्छा ये क्या बात होगी, तुम बोलोगे देखो सर 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब एक कंटेनर के अंदर इतने एटम है, कितने, इतने, आया कि नहीं आया बताओ, इतने सारे एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, कोई डाउट है बताओ। और अगर 2 मोल बोलेगा तो इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, उतने Into एटम 2. होंगे। 3, हाँ 3 मोल बोलेगा तो इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो सब कैसे वैसे करेंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन काम की बात ध्यान सुनो। अब सुनो एक और बात ध्यान से, देखो भाई ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है तुम्हारा, वो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है। नीचे कितना लिखा रहता है तुम्हारा 8, ऊपर 16, नीचे से मतलब है नहीं, ऊपर जो होता है, ठीक ध्यान सुनना, अगर लिखा हुआ है क्या 16U, तब तो ये एटॉमिक मास हो गया। क्या हो गया, एटॉमिक मास, मतलब एक एटम का मास हो गया ये। लेकिन पता है यहीं पर बहुत ध्यान से सुनना भाई, अगर यू को हटा के तुमने ग्राम लगा दिया ना बेटा, तो ये पता है क्या बन गया, ये पता है क्या बन Mass. गया, ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसको मोलर मास बोलते हैं। सुना ध्यान से, इसके नाम क्या बन गए, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो लोग नहीं ध्यान देंगे तो भैया घूमते रहना तुम, फिर मैं क्या करूं। इसका नाम क्या हो जाएगा, या तो इसको क्या बोलोगे, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसका नाम पड़ेगा मोलर एटॉमिक मास। क्या, मोलर एटॉमिक मास। जैसे ही यू को हटा के ग्राम लगाओगे तुरंत नाम पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास बोल दो, चाहे उसको क्या बोल दो, मोलर एटॉमिक मास। अब देखो इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, मोलर शब्द कहां से आया है, मोल से, सही बात तो है भाई, मोलर शब्द कहां से है, मोल से, यानी कि मोलर एटॉमिक मास मतलब कि एक मोल एटम का मास, एक मोल एटम का मास। 1 मोल एटम इसमें भरे हुए थे, कितने पार्टिकल थे बताओ भाई, 1 मोल एटम में कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने जो एटम है इतने सारे, इनका मास कितना है 16 ग्राम, आया कि नहीं आया, ये 1 मोल का नहीं. मास, 1 मोल का मास ही मोलर एटॉमिक मास कहलाता है। मैं लिख देता हूं, हाँ जी. मोलर एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, बस, ठीक, इन ग्राम्स, इन ग्राम्स। ओ अच्छा, जी ठीक कम है, समझ गया. समझ गए, तो सुनो ध्यान से, इस सिलेंडर में अगर मैंने 1 मोल ऑक्सीजन के एटम दे दिए, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम देने का मतलब है कितने एटम दे दिए, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इनका जो मास होगा कुछ ना कुछ तो होगा यार भाई, कुछ ना कुछ तो हम्म. भार होगा, इनका मास होगा। तो वो जो मास है, किसका मास, किसी का भी नहीं, 1 मोल एटम का मास पूछ रहा हूं तुमसे। तो 1 मोल एटम का मास जब देखा गया मेजर करके लेबोरेटरी में, तो पता है कितना आया, 16 ग्राम। समझे, हाँ जी. तो बहुत ही बढ़िया चीज सीख चुके हो क्या, कि जैसे एटॉमिक मास निकालते थे बस यू को हटा के ग्राम लगा दो, जैसे ही यू को हटा के ग्राम लगा दोगे तुरंत वो क्या बन जाएगा, बोलो, मोलर एटॉमिक मास। मैं मोलर पूछूंगा एटॉमिक इसका मास. क्या हाँ मैं पूछूंगा इसका क्या मतलब है, तो तुम बताओगे देखो इसका मतलब ये है कि 1 मोल का मास, कितने का मास, 1 मोल का मास। 1 मोल का अब मैं मास. बोलूंगा कि 1 मोल का मास इसका क्या मतलब है, तो तुम बोलोगे देखो भैया 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने सारे एटम इस सिलेंडर में भरे हुए, उनका मास कितना है, 16 ग्राम है, 16 ग्राम 16 है। ग्राम. ठीक, और सुनो आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान सुन लो। अब यहीं पर अगर मैंने तुम्हें, अभी तो मैंने तुम्हें ओ लिख के दिया था, अगर मैं तुम्हें O2 लिख के दे दूं, अगर मैं तुम्हें O2 लिख के दे दूं, तो अब ये मॉलिक्यूल हो गए, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो अगर नॉर्मली मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, यानी कि नॉर्मली अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, तुम बोलोगे सर ये तो 1 मॉलिक्यूल है। क्या ये 1 मॉलिक्यूल है, किसका, ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने कहा ठीक, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं बताओ, मुझे मोल कॉन्सेप्ट में बताओ। कहां बताओ, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, ध्यान से सुन लेना। मैंने कहा ऐसे मत बताओ मुझे, तुम कहां बताओ, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ। कैसे बताओ, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ। तो तुम पता है कैसे सोचोगे, कि अगर O2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, कि इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मानोगे। अब बताओ 1 का मतलब 1 मोल, लेकिन इस बार क्या है
1 मोल पार्टिकल हैं, लेकिन कौन से हैं? एटम नहीं है ना, ना ना ना, मॉलिक्यूल्स हैं, समझे? इस बार सिलेंडर में एटम नहीं सोचोगे, मॉलिक्यूल सोचोगे। आया कि नहीं आया? आ गया। तो 1 मोल क्या? मॉलिक्यूल्स किसके? ऑफ ऑक्सीजन। गैस। गैस भी लिख दो, क्या चला जाएगा? या ऑक्सीजन ही लिख दो, क्या हो गया? है ना, उससे क्या मतलब है? छोड़ो ना, नाम लिखो बस एलिमेंट का। 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा यार समझ में नहीं आया, तो तुमने कहा ठीक है अभी समझाते हैं। एक कंटेनर बना लो, फिर तुम इसमें डॉट डॉट लगा दोगे ऐसे करके बहुत सारे, है ना? तो तुम बोलोगे देखो सर आप ऐसे सोचो कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं? 6 पॉइंट, भाई 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 23। मॉलिक्यूल्स। दोनों में अंतर समझ में आया? हाँ जी। अगर केवल ओ लिखा हुआ है तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है भैया, एटम्स। और अगर ऐसे O2 लिखा है तो मॉलिक्यूल लिखा है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक, अब खास बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। O2 का आप मॉलिक्यूलर मास जब निकालते थे तो आपको पता है 2 इंटू 16 करते थे, 32। आंसर 32 U आता था। भाई ये मोलर मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक सुन मास लेना, यहाँ पे 32 ग्राम आएगा। सुन लो ध्यान से। ये क्या होता था आपका? मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास। मास। नो, एटॉमिक कैसे हो गया? मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हो हाँ ना। सॉरी सॉरी, मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर। अंतर जरा ध्यान देना भैया। हाँ जी। लास्ट टाइम आपने क्या निकाला था? कहाँ गया? एटॉमिक मास, एक ही एटम का एटॉमिक मास मास। निकाला। ठीक। लेकिन जब उसी के आगे आपने ग्राम लगा दिया तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास उसका नाम पड़ गया। अब तो नाम ये क्या मोलर पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा। यस, यहां हम ग्राम एटॉमिक हटा के मॉलिक्यूलर लगा देंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर एटॉमिक हटा के मॉलिक्यूलर लगा देंगे। तो जैसे ही आपने क्या किया, 32 यू को हटा के ग्राम लगाया, तो ये बन गया क्या आपका? ग्राम। इसका नाम पड़ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसका बेस्ट नेम है क्या? मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मैंने कहा इसका मतलब समझाओ। मोलर मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सी बात है, मोलर शब्द मोल से आया हुआ है, यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यानी कि मास ऑफ, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स। यस 1 मोल मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाओ। तो आप बोलोगे देखो सर एक सिलेंडर सोचो आप, और इस सिलेंडर के अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल भरे हैं, इसका ये मतलब है कि 6.022 इंटू 10 मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो उसका मास कितना है? 32 ग्राम है। मतलब ये भी क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं भैया, ना ना, इस बार क्या है? मॉलिक्यूल। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। अब आप चेक कर लो, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास 16 ग्राम होता था, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास 32 क्यों हो गया? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2। खुद दिमाग लगाओ। 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ना भाई, तो डबल ही तो हो जाएगा। क्योंकि पहले तुम 1 मोल एटम बोल रहे थे, पहले तुम क्या बोल रहे थे? 1 मोल एटम, तो मास कितना आ रहा था? 16 ग्राम। अब तुम क्या बोल रहे हो? 1 मोल एटम ना बोल के तुम मॉलिक्यूल बोल रहे हो। तो भाई एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं ना, तो डबल ही तो करना पड़ेगा। 16 का डबल कितना हो जाएगा? 32। चेक कर लो। अगर ऑक्सीजन का एक एटम इतना भारी, कितना? 16 U, तो उसका मॉलिक्यूल 32 U भारी है। लेकिन जैसे ही ग्राम लग जाता, भैया सुन लो, पता है कुछ लोग पता नहीं क्या बेवकूफी करेंगे, भाई उसमें ग्राम लग गया तो एक एटम का मास नहीं है वो। अरे 16 ग्राम बहुत ज्यादा होता है यार, एक एटम क्या 16 ग्राम का होगा क्या? ग्राम जब लग गया तो वो 1 मोल का मास हो जाता है। और 1 मोल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और इसी तरीके से अगर 32 U लिखा है तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। यू किसका यूनिट है? एक मॉलिक्यूल के मास का या एक एटम के मास का। लेकिन अगर यही ग्राम लगा दोगे तो ये ग्राम एक मॉलिक्यूल 32 ग्राम का थोड़ी ना होगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास है।
1 मोल मॉलिक्यूल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। ठीक, ओके। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आइए दिखाते हैं, क्योंकि ये नहीं पढ़ के आओगे लास्ट वाला पोर्शन तो कल की क्लास आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। ध्यान से सुनो, देखो मैंने आपको लिख के दिया वाटर और आगे लगा दिया नंबर 2। ठीक, तो अगर आप नॉर्मल केमिस्ट्री में इसकी बात करोगे, नॉर्मली आम भाषा में बात करोगे, और एक बार आप इसको मोल कॉन्सेप्ट में बात करोगे, दोनों बातों में अंतर है भाई। अगर नॉर्मल भाषा में बात करी जाएगी नॉर्मली, तो पता है क्या बात करी जाएगी कि ये क्या लिखा है, टू मॉलिक्यूल्स, भाई साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसके आगे 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है क्या। ठीक, लेकिन यदि मोल कॉन्सेप्ट में बात करोगे तो पता है क्या लिखा है, ये आगे 2 जो लिखा होता है बस यही 2 मोल क्या है, बोलो, 2 वाटर मोल के। मॉलिक्यूल्स। हाँ, 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये मतलब होता है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा यार ये बताओ कि 2 मॉलिक्यूल का नॉर्मल भाषा में इसका मास बताओ, तो आप बोलोगे अच्छा सर बताते हैं। मैंने कहा कैसे, तो आप बोलोगे देखो सर एक वाटर का निकाल लो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाटर का कितना होता है, इसको 2 को छुपा लो पहले, वाटर का कितना होता है 2 इंटू, भाई वाटर का निकालो ना मॉलिक्यूलर मास, 2 इंटू 1 और प्लस ऑक्सीजन 1 है यानी कि 1 इंटू 16, 18 18 यू 18 यू नॉर्मल भाषा। लेकिन मैंने तो तुमसे 2 का पूछा था, तो 2s2 का कितना हो जाएगा, इसको 2 से 36 मल्टीप्लाई कर यू। दो। ठीक, 2 इंटू 18 यू। सुन लो ध्यान से, अगर ऐसा लिखा है ना भाई, तो भाई ये 2 मॉलिक्यूल का मास है यार, एक मॉलिक्यूल ये रहा और एक ये रहा। लेकिन अगर इसी में ग्राम लगा दोगे 36 ग्राम। तो पता है वो किसका मास है, ये मास ऑफ, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने बोला एक काम करो, वेइंग मशीन ले लो जिसपे मास मेजर करते हो, और उसमें 36 ग्राम पानी ले लो। भाई आपने कहा सर एक काम करो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक कंटेनर ले लो, इसमें ना आप सर 36 ग्राम पानी ले लो। मैंने कहा अच्छा ठीक, तो इसमें मैंने 36 ग्राम क्या ले लिया, पानी ले लिया। ठीक, हम्म। तो इसमें ये सब क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैंने कहा यार कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है, तुमने बोला 2 मोल, कितने 2 मोल। मैंने कहा समझ में 2 नहीं आ रहा है, मोल तो तुम बोलोगे देखो एक मोल में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 into हाँ, 10⁻23 तो 2 मोल में कितने होंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। particles molecules। हाँ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब कैलकुलेशन नहीं करनी, वो तुम छोड़ो, बस तुम मुझे इतना बता दोगे ठीक। सर देखो ना 1 मोल में इतने होते हैं, तो 2 मोल में इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितना भी आएगा उतने मॉलिक्यूल्स यहां भरे हुए कंटेनर में, और उसका जब आप मास मेजर कर रहे हो तो वो 36 ग्राम आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए। अभी सर। अब देखो, बस यही आपको पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे कि अगर मैंने तुम्हें कहीं ऐसा लिख के दे दिया, मान लो मैंने लिखा अमोनिया, और भैया मैंने लगा दिया आगे 3, अरे भाई मान लो लगा दिया यार तो क्या दिक्कत हो गई है, तो नॉर्मल भाषा में आप बोलोगे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, अमोनिया के। लेकिन ये नॉर्मली तुमने बोला, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में क्या बोलोगे तुम, 3 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स। हाँ 3 मोल्स अमोनिया, मॉलिक्यूल्स। हाँ। अब इसके 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 17, ये 17 एक है, 17 ये 1 मॉलिक्यूल का मास है। अब 3 मॉलिक्यूल का 3 इंटू NH3 करोगे, 3 इंटू 17 कितना आ जाएगा 51 यू। 51 ग्राम, सॉरी यू। ठीक, तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा सर 3 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 मॉलिक्यूल है। लेकिन यहीं पर अगर आप क्या कर दोगे, ग्राम लगा देंगे तो ये तो ये हाँ तो ये मोल, मोलर मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। यस सुनो, 1 मोल अमोनिया का मास कितना हो जाएगा,
ये ऐसे 51 लिखो, ग्राम। मास ऑफ 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम। और अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो मास ऑफ 3 3 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स। मोल अमोनिया मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 51। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 51 ग्राम। मैंने कहा समझ में नहीं आया, एक कंटेनर लोगे और कंटेनर में मुझे कितने पार्टिकल्स बताओगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स बताओगे, किसके, अमोनिया के। अमोनिया के। उनका मास कितना है, 51 ग्राम। इतना डिफरेंस होता है। और ये लास्ट वाला पोर्शन जब आप कल की क्लास में रिवाइज करके आओगे तभी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आगे बढ़ेगा। ठीक, जाइए।